वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग आइडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और उसके बारे में फैलाए गए कुछ मिथ्स के बारे में, जो इस टेक्निकल एनालिसिस जैसी नॉर्मल सी चीज को इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग बना दिया गया है यूट्यूब पे कि अब साफ साफ बोलने में थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे ही ना पता हो। तो फिर लगता है कि यार थोड़े बहुत पैसे जो बन रहे हैं तो इसी से बन रहे हैं, यानी प्रॉब्लम नॉलेज में तो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करी। देने की बात यह समझ में आई कि अगर मैं सब कुछ आपको नॉर्मली बता दूं तो आप मेरा कोर्स क्यों खरीदोगे। तो अगर मुझे आपको कोई कोर्स नहीं बेचना, मेरी नज़र आपके पैसों पे नहीं है और मैं आपको कुछ साफ सुथरा बताना चाहूं तो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पैटर्न्स, इवन कैंडल स्टिक पर भी प्रूव करूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही चीज होती है जिसको हमें टेक्निकली एनालाइज करना होता है, उसको कहते हैं हम बाइंग सेलिंग। कहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिवेट हैं और कहां पर सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हैं, हमको इसी चीज को थोड़ा सा एनालाइज करना होता है। हम थोड़ी सी बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए, यहां पे सेलर एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को नीचे लाया और यहां पे हल्का सा बायर एक्टिवेट हुए जो प्राइस को ऊपर ले गए। देन सेलर एक्टिवेट हुए, प्राइस को नीचे लाए, फिर बायर एक्टिवेट हुए और सेलर प्राइस को ऊपर ले गए। अब आप इन्हीं पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच देंगे जिसको हम कहते हैं सपोर्ट लाइन। अब ये दो बार यहां हुआ है क्योंकि यहां बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आगे भी ऐसा ही होगा। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे से बायर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं सेलर एक्टिवेट हुए और यहां से सेलर ने सेल किया तो प्राइस नीचे आया। देन यहां से बायर एक्टिवेट हुए, फिर प्राइस को ऊपर ले गए, फिर यहां सेलर एक्टिवेट हुए और प्राइस को नीचे कर दिए। तो जब ऐसे ही कई सारे पॉइंट बनने लगे तो आप उन्हीं पॉइंट को एक लाइन खींच दीजिए जो हो जाती है रेजिस्टेंस लाइन। सिंपल। अब इसी चीज को हम लोग कुछ पैटर्न्स पे समझते हैं। देखिए, ये है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहां से ब्रेकआउट हुआ नीचे से और बायर्स प्राइस को यहां तक लाए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं जो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि बायर ऑलरेडी एक्टिवेट हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये नीचे से ऊपर हो रहा है, फिर यहाँ पे फिर सेलर आ जा रहे हैं, फिर बायर आ जा रहे हैं नीचे, फिर ऊपर सेलर आ जा रहे हैं, फिर नीचे बायर आ जा रहे हैं। तो ऐसे से क्या हो रहा है कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर के साइड और नीचे के साइड यहाँ पर भी एक सपोर्ट ही बन रहा है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा डब्लू पैटर्न में देखते हैं। अब कुछ लोग इसे डब्लू पैटर्न बोलते हैं, कुछ लोग डबल टॉप डबल बॉटम, पता नहीं, जिसको जिस हिसाब से पैसे लेने होते हैं वो उस हिसाब से बोलता है। मैं इसको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बोलता हूँ। देखिए, सेलर्स ऊपर से प्राइस को नीचे लाए और यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए और इन्होंने प्राइस को थोड़ा सा ये ऊपर ले गए, फिर यहाँ सेलर एक्टिवेट हुए और प्राइस को नीचे लाए, फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर ले गए और थोड़ा सा तेज ले गए, तो ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे। अब इसको ब्रेकआउट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पिछला वाला हाई ब्रेक हो गया, जिससे ये पता लगा कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट हैं। और जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि हाँ भाई ये प्राइस बॉटम आउट हो गया। एग्जैक्ट ऐसा ही सभी पैटर्न्स में होता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखें तो यहाँ पर भी यहाँ ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, देन नीचे के साइड बॉटम पे एक सपोर्ट बन जाएगा। तो होता कुल मिला के टोटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, फिर वो चाहे आप इसको किसी भी नाम से बुलाओ। एग्जैक्ट यही चीज एक्सटेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में भी हो रही है। आप देखिए, ऊपर के साइड एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे सपोर्ट लाइन एक बन रही है ट्रेंड लाइन टाइप से, और प्राइस धीरे धीरे नैरो रेंज में जा रहा है, तो ये दिख ही रहा है कि ऊपर ही ब्रेकआउट करता है ऐसे सिनेरियो में। इसी का उल्टा कर दीजिए तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा जो ब्रेकडाउन होता है मोस्टली। तो मतलब सब यही है यार, अगर झूठ नहीं बोलना है ना तो ये सब कुछ बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कॉन्सेप्ट कैंडल स्टिक का भी यही है। देखिए, ये एक कैंडल स्टिक है जिसको कहते हैं इंडिसिसिव डोजी। अब ये कैंडल क्यों बनती है? देखिए, ऊपर से कोई सेलर सेल किया, फिर नीचे बायर्स एक्टिवेट हुए जिन्होंने बाई किया, मतलब वो जितना माल सेल कर रहे हैं वो उतना ही ये लोग बाई कर ले रहे हैं। तो जब दोनों बायर और सेलर बराबर बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई डिसीजन हुआ ही नहीं कि किधर ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं इनडिसिसिव डोजी। अब अगर आप इसको डेली कैंडल स्टिक मानते हैं कि अगर डेली कैंडल स्टिक में ऐसे डोजी बना हुआ है तो आप उस दिन का 15 मिनट का चार्ट लगा के देखेंगे तो प्राइस पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा था। 15 मिनट के चार्ट में भी कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ होगा। एक बार प्राइस ऊपर से नीचे आया, देन नीचे से ऊपर आके बीच में बंद कर दिया, तो डोजी बन जाता है। सिंपल है।
ऐसे ही हैमर बन जाता है, मतलब जो ऊपर बनता है उसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, नीचे बनता है तो वो प्राइस हैमर आउट हो गया कहते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट सबका यही होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक वैल्यूम एनालिसिस, दूसरा इंडिकेटर। तो वैल्यूम एनालिसिस मोस्टली आपको करना चाहिए, हालांकि कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या ब्रेकआउट होगा तो वैल्यूम नीचे रहेगा ही, ये कंफर्म है, अगर वो शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है। क्योंकि जो सर्किट वाले होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट जनरली ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम होता ही है। और इंडिकेटर, इसकी आपको दूर दूर तक कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आपको इसको स्टडी के लिए पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसकी उतनी ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि जब कभी ब्रेकआउट होगा तो आरएसआई आपको ऊपर ही दिखाएगा, ये तो सिंपल है यार। हालांकि इन सब में मैं थोड़ा सा अलग अलग वीडियो 5-5 मिनट की बना दूँ, 3-4-5 वीडियो, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो डोंट वरी, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हाँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।